नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत का पाठ नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि पाठ नंबर 4 कक्षा 9 जलवायु में कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेघालय के मासिन राम चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर मासिन राम है, इसीलिए गो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर ये ऑप्शन में न होता तो हम चेरापूंजी भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में अगर बहने वाली हवा की बात करें तो लू यहाँ पर बहती है, जो पंजाब से बिहार तक चलने वाली क्या है, एक पीड़ादायक पवन है। दिल्ली और पटना के आसपास इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। लू जो होता है ग्रीष्म काल में बहता है, जबकि व्यापारिक पवनों का दाब कभी कभी गंगा मैदानों पर बन जाता है ग्रीष्म ऋतु में। आइए आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जबकि अगर मानसून की वापसी की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम भागों तक मानसून अक्टूबर में पहुंच जाता है। जबकि जाड़ों की बात यहाँ पूछी गई है, शीत ऋतु की बात पूछी गई है, तो इसलिए यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सही उत्तर होगा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है। जून के प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून आ जाता है, जबकि जुलाई के प्रारंभ में या जुलाई के महीने में पूरे भारत में मानसून पहुंच चुका होता है। आप लोग यहाँ पर आगमन पूछा है तो जून के प्रथम सप्ताह में या प्रारंभ में कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पाठ के चर्चा के दौरान देखा था, केरल में 1 जून को लगभग मानसून पहुंच चुका होता है या पहुंच जाता है। आइए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। शीत ऋतु में ठंडे दिन और ठंडे रातें होती हैं, जबकि कई दिन गर्म और ठंडी रातें भी होती हैं। लेकिन विशेषता अगर कहिए तो जब शीत ऋतु आती है, यहाँ पर ठंडे दिन और रातें भी क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखें। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है कि इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम चर्चा करें तो इसमें अक्षांश है, तुंगता है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन है और समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं तथा उच्चावच लक्षण है। ये सभी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा गया है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, या भारत को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है, इसलिए यह इसकी जलवायु को मानसूनी प्रकार की कहते हैं। जैसे कि पाठ के चर्चा के दौरान देखा, किसान अपनी फसलों को मानसून के आधार पर ही उगाते हैं और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप भी यहाँ पर त्यौहार हैं या पर्व हैं, वह सब इसी आधार पर भारतीयों के परंपरा के अनुसार मनाए जाते हैं। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें मरुस्थल भी शामिल है, यहाँ सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि रात में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ऐसा कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा में बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है और छोड़ती भी है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। प्रश्न नंबर 4 देखें, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मालाबार क्षेत्र में
पश्चिमी तट पर है, जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र से नीचे केरल तट तक क्या है, एक कगार है, एक पर्वत है, एक कगार के रूप में है, जिसे मालाबार तट कहते हैं। और यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि जेट धाराएं क्या हैं, वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। सौरमंडल के अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय पट्टी पर स्थित हवाएं होती हैं, हवाएं चलती हैं। इसकी गति लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दियों में 184 किमी प्रति घंटे के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराएं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। और हिमालय के दक्षिण में बहती उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश भर के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। देश के प्रायद्वीपीय भाग में बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं उष्ण पूर्वी जेट धारा ग्रीष्म ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हैं, जो मानसून सहित अक्टूबर-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर इसमें 6 पूछा गया था कि मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन मानसून है। मानसून के आगमन के समय आसपास के में सामान्य वर्षा अचानक वर्षा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक होती है। आर्द्र युक्त पवनों के जोरदार गर्जन, बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रफोस्ट कहते हैं। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसून के आने वाले ये विरामी मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2 का 7वां भाग, कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा गया है। मतलब मानसून को एक सूत्र में बांधने को क्यों कहा गया है। विभिन्न अक्षांशों में स्थिति होने एवं उच्च लक्षणों के कारण भारत में मौसमी संबंधी परिस्थितियों में क्या है, बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये विभिन्नताएं मानसून के कारण कम हो जाती हैं, क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहती हैं। संपूर्ण भारत के भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। और मानसून के आगमन से पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। और भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती गर्मी से राहत प्रदान करती है। मानसूनी कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियाँ ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती हैं, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। ये मानसूनी पवनें हमें क्या करती हैं, जल प्रदान करती हैं और कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं। हम संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटी जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी नदी घाटी इकाई नाम दिया जाता है। भारत के लोगों को संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा गया है या समझा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है। हवाएं नियंत्रण क्या होती हैं। आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती हैं, मात्रा कम होती जाती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो समुद्र से अपने साथ आर्द्रता लाते हैं। आर्द्रता लाने के क्रम में जब पूर्वी भारत के पर्वतों से टकराते हैं तो यहाँ पर वर्षा क्या करती हैं, ज़्यादा करती हैं। और जब ये वापस लौटती हैं यहाँ पर
पर्वतों से टकरा करके ये वापस लौटती हैं तो इनमें नमी कम होती जाती है और ये यहाँ पश्चिमी भारत आते आते उनकी नमी कम हो जाती है और कम नमी होने के कारण, कम आर्द्र होने के कारण ये वहाँ पर कम वर्षा करते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं देश के आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बरसात धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। आइए देखें प्रश्न नंबर 4 की कारण बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? उत्तर देखें हम, वायु की दिशा मौसमी परिवर्तन कोरिलिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवन के क्षेत्र में आता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरिलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर क्या करती हैं, विषुववृत्तीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। कोरिलिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। अतः यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देती है। कोरिलिस बल के संबंध में सबसे पहले विचार फेरल ने दिया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, ऐसा क्यों है? विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती हैं। ये पवनें महासागरों के ऊपर से होते हुए आर्द्रता ग्रहण करते हैं और भारत की मुख्य भूमि के विस्तृत भाग में वर्षण करते हैं। इस प्रदेश की ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित होती है और भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती हैं। मानसून की अवधि मात्र 100 से 120 दिनों के बीच की होती है, इसलिए देश में अधिकतर जो वर्षा होती है इन्हीं महीनों में केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? जैसे कि पाठ के चर्चा के दौरान देखा था कि सर्दी के ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहते हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं तो अपने साथ नमी ले आती हैं और जब तमिलनाडु के क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, वर्षा करती हैं। नंबर 2 चीज़, यहाँ पर जो मानसूनी पवनें हैं वो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र के स्थल से समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी से ये आ जाते हैं और उसके ऊपर से बहते हैं और जब मानसून की वापसी होती है तब भी यही स्थिति रहती है और इसलिए तमिलनाडु के तट पर या तमिलनाडु क्षेत्र पर अधिक वर्षा होती है। आइए अगला प्रश्न देखें। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र प्रायतः चक्रवात आते हैं। पूर्वी तट पर चक्रवात क्यों आते हैं? पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र प्रायः चक्रवात आते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाले चक्रवाती दबाव मानसून एवं अक्टूबर नवंबर के दौरान ये क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर भी ये क्या करते हैं, अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 3 का कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में पश्चिमी घाट की
का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा क्षेत्र है। क्यों है? मतलब कुछ क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, ऐसा क्यों है? राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाटों के वृक्ष छाया प्रदेश सूखा संभावित है, क्योंकि इसमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। नंबर 2 चीज़, पौने पर्वतों पर आर्द्रता लिए आती हैं, किंतु तापमान में कमी। अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवनमुखी ढालों पर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, और जब ये पवनमुखी ढाल पर पहुंचती हैं तब वो शुष्क हो चुकी होती हैं और तब वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखें कि भारत की जलवायु की अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव से दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण में क्या है? विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि देश में उस समय अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो पहलगाम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सर्दियों की रात में जम्मू के द्रास घाटी में कभी -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर जाता है, तो तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। और नंबर 2 चीज़ कि अंडमान निकोबार, केरल में दिन और रात के तापमान में बहुत भिन्नता नहीं है, बहुत कम भिन्नता है मतलब। नंबर 3, एक अन्य विभिन्नता वर्षण है, जबकि हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, देश के शेष भागों में क्या होता है? वर्षा के रूप में होता है। मेघालय में जहाँ 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वहीं लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नंबर 4 यहाँ पर आप देखेंगे कि देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। और नंबर 5 की उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आइए देखें प्रश्न नंबर 6, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। किसी भी क्षेत्र में वायु दाब और उसकी पवनें उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। नंबर 1, वायुदाब एवं धरातली पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र में कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। पवनें क्या करती हैं? उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब यानी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में बहते हैं। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जबकि ठंडी शुष्क हवाएं इस क्षेत्र से दक्षिण में सागर के ऊपर से कम वायु क्षेत्र की ओर बहती हैं। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कम वायुदाब यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायुदाब यानी निम्न वायुदाब प्रणाली दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत कोर्लिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती हैं और भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पाठ के चर्चा के दौरान देखा, और इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती हैं। इस प्रदेश के ऊपरी वायु प्रसंचरण पश्चिमी प्रवाह से प्रभाव में रहता है और भारत में आने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिन की होती है और इसलिए देश में होने वाले अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में क्या होती है? केंद्रित होते हैं। नंबर 2 चीज़ इसमें जेट धाराएं। सौरमंडल के में अत्यधिक ऊंचाई पर क्या है? एक सक्रिय पट्टी है। यहाँ पर हवाएं तीव्र गति से चलती हैं जो 110 से 184 किलोमीटर घंटे के बीच में चलती हैं।
हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियां एवं गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद सागर में निम्न वायुदाब होता है, किंतु कुछ निश्चित वर्षों में वायुदाब परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब होता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा है। यह एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तट पर होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। आप लोग ये ख्याल रखेंगे, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वह आंतरिक भागों में वर्षा करते हैं। वे अपने साथ लाई गई आर्द्रता को भी जब वर्षा करते हैं तो खोते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे वर्षा की मात्रा घटने लगती है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। हिमालय के दक्षिण में बहने वाली उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर पश्चिम भागों में उत्पन्न होने वाले चक्रवाती विक्षोभ के लिए जिम्मेदार हैं। आइए देखें प्रश्न नंबर 7 कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताइए। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी तक क्या रहता है? फरवरी मध्य तक शीत ऋतु रहती है। इस मौसम में आसमान प्रायः साफ रहता है और तापमान कम रहता है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर भारत की ओर बढ़ने पर घटता है। दिसंबर जनवरी में सबसे ठंड होती है और तुषारपात भी यहाँ पर होता है। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है। इस ऋतु में देश में पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। देश के उत्तर पूर्वी भागों में क्या होते हैं? पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं और साथ ही साथ लू भी बहती हैं। जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 के ख प्रश्न में देखा था कि भारत के उत्तरी भाग में कौन सी पवनें बहती हैं शीत ऋतु में। अगर हम देखें तो पवनें तो व्यापारिक पवनें बहती हैं। आप लोगों ने वहाँ पर लू देखा था, लेकिन लू एक क्या है? स्थानीय पवनें हैं। अगर हम कहें कि स्थायी पवन मतलब जो साल भर चलते हैं, उन पवनों में से कौन सी पवनें बहती हैं? तो व्यापारिक पवनें बहती हैं। जबकि स्थानीय पवन की अगर हम बात करेंगे तो उस समय लू वहाँ पर सही होगा, जबकि हमने शायद उस समय लू बताया था, जबकि होना था व्यापारिक पवनें। ये स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होते हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले जाती है। देश के ऊपरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्च दाब से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम की तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाट की ओर बहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीत ऋतु में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसका उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 कि भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषता है कि मानसून की अवधि जून से प्रारंभ होकर सितंबर या नहीं 100 या 120 दिनों के लिए होता है। इसके आगमन के आसपास वर्षण अचानक
ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, यह कई दिनों तक लगातार होती है। आर्द्रयुक्त पवनों के जोरदार गर्जन से बिजली चमकती है। अचानक मानसून के आ जाने से मानसून प्रकोष्ठ के नाम से इसे जाना जाता है। मानसून में आई शुष्क आंधी अवधियाँ होती हैं, वे बरसात में विराम कहा जाता है, मतलब तब वर्षा नहीं होती हैं। वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है और यह पवन विमुखी ढलानों में मरुस्थल को छोड़कर भारत के शेष भागों को पानी उपलब्ध कराती है। वर्षा का वितरण भारतीय दृश्य से अत्यधिक असमान है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाटों की पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिम में अर्थात 250 सेमी से भी अधिक होती है। दक्कन के पठार में वृष्टि छाया क्षेत्रों एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं लेह में क्या होती है, वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में वर्षा की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। उसके बाद इसी में देखें उष्णकटिबंधीय दबाव की आवृत्ति की प्रबलता मानसून वर्षण की मात्रा की अवधि को निर्धारित करते हैं। जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून सितंबर में वापसी कर लेता है। अक्टूबर के मध्य तक यह देश के उत्तरी हिस्से से पूरी तरह लौट जाता है। दिसंबर तक यह शेष भारत से लौट जाता है। जबकि मानसून को इसकी अनिश्चितता के कारण भी जाना जाता है, जहां एक ओर देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ देता है तो दूसरी ओर यह देश के कुछ हिस्सों को सूखा भी रखता है। उसके बाद भारत के में मानसूनी वर्षा के प्रभाव क्या हैं, इस पर एक नज़र डालेंगे। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून प्राप्त पानी पर निर्भर है। देरी या कम या अधिक होने पर वर्षा में फसलों पर क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है और फसलें क्या होती हैं, इससे खराब होती हैं। वर्षा के असमान वितरण के कारण देश के कुछ भागों में क्षेत्र सूखा रहता है और कहीं पर बाढ़ आता है। ये भी एक समस्या है। जहाँ सूखा है तो वहाँ फसल बर्बाद सूखे की वजह से होती है और सूखे की वजह से अनेक समस्याएं लोगों को होती हैं। और जहाँ पर बाढ़ है तो वहाँ से तो फसल खराब बाढ़ से होती है और साथ में वहाँ का जनजीवन भी क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। नंबर 3, मानसून भारत को एक विशिष्ट जलवायु पैटर्न उपलब्ध कराती है। इसलिए विशाल क्षेत्रीय विभिन्नताओं की उपस्थिति के बावजूद मानसून इसके लोगों की एकता के सूत्र में पिरोने वाला एक प्रभाव भी डालता है। मानचित्र कौशल आपको दिखाना है कि 400 से अधिक मात्रा में वर्षा किन क्षेत्रों में होती है और 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा भी बतानी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा ये देखें हम कि 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को अगर देखें तो पश्चिमी घाट जो एक कगार के रूप में है, इसका पश्चिमी घाट का जो पूर्वी मैदान है यहाँ पर 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, इन क्षेत्रों में भी 400 से अधिक वर्षा होती है। जबकि दूसरा प्रश्न पूछा गया था हमसे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है। मुख्य रूप से 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा राजस्थान के थार के मरुस्थल में होती है और 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा लद्दाख के द्रास वाले क्षेत्र में भी होती है। नंबर 3 प्रश्न पूछा गया था कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा क्या है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा देखें तो यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आप देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम से यह मानसून आता है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यह मानसून देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों से क्या आगे बढ़ता है, जिसके विषय में हमने पाठ के चर्चा के दौरान बताया था कि यह किस प्रकार से यहाँ पर आता है। केरल तट पर 1 जून पर पहुँच रहा है, कर्नाटक के तट पर 5 जून को और मुंबई महाराष्ट्र पर 10 जून को और साथ ही साथ 25 मई को अंडमान निकोबार में और असम में 1
जून को यह पहुंच जाता है और साथ ही साथ इसके वापसी को भी हमने पाठ के चर्चा के दौरान देखा था। आशा करता हूं कि आप लोग इन अभ्यास प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करेंगे। कक्षा 9 वाले, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।